ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, बोलो भाई। और क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 कहीं तक तो जाके रुके थे, बोलो कहाँ जाके रुके थे? 13 पे जाके रुके थे ना। तो अब हम लोग चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। अब आपके पास ट्रायंगल में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में सारे पॉइंट तो हमारे हो गए थे। कितने पॉइंट किए थे हमने ट्रायंगल में? अरे बोलो भाई। ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स कंप्लीट किए थे, याद है आपको? लिखा होगा ना हम लोगों ने ट्रायंगल से कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? तो ये 8 पॉइंट हो गया, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। हाँ, उसने अपना ज्ञान चक्षु से कुछ बता दिया है, जो चीज हम लोग मानते कि हाँ सही है, 7 ही पॉइंट हुए थे। चलिए, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए ये इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC और इस ट्रायंगल का नाम है DEF। ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब हो सकते हैं? सबसे पहले हमें उसकी कंडीशन देखनी है। जब आपके पास ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है सर, और सेम टाइम पे आपके पास ये वाला एंगल, कौन सा वाला? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली एक बात अपने आप हो जाएगी कि भाई आपके पास जो थर्ड एंगल होगा, ठीक है, वो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। थर्ड एंगल ये वाला, जब दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो थर्ड एंगल बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप इसको कई बार एंगल एंगल कंडीशन भी बोलते हैं और एंगल 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 कंडीशन भी बोलते हैं, क्योंकि बात तो एक ही है, ठीक है। दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट सेम होगा। तुम कहाँ थी लास्ट क्लास में? देखो, तो अब वापस से अगर हम लोग ये बात करते हैं तो आप यहाँ से समझते क्या हो? समझने वाली बात ये है कि साहब यहाँ पर इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ये वाली साइड। इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ये वाली साइड। तो इनकी ये दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। ये लोग देखने आ गई आज, देखो कैसे सब सही चल रहा है मामला। फर्स्ट साइड है, कैसे कर लेते हो तुम लोग? अच्छा चलेंगे, मम्मी से मम्मी घूमने जाना है तो घूमने जाना नहीं कहती है, तो मम्मी कोचिंग जाना है। ठीक है, आई एग्री। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हैं तो अगर ये एंगल इसके बराबर है, इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिएगा, ये एंगल इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर है। तो सर एरो क्या दिखा रहे हो? एरो ये बता रहे हैं जो तुम्हारे एंगल बराबर है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी? तो इसका मतलब है AB किसके बराबर होगी? DE के, ठीक है। और BC किसके बराबर होगी? EF के, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड का ये मतलब है। और इसी तरीके से एक एंगल और बच गया B वाला। B वाले के अगेंस्ट में कौन सी साइड बनेगी? AC। और उधर E वाले के अगेंस्ट में कौन सी बनेगी? DF, है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। चले आगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये हो गई सिमिलरिटी की कंडीशन। अब ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ये सिमिलरिटी की आपकी क्या है? कंडीशन। और इसकी वजह से ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप की बात सबको क्लियर है, सबको याद होनी चाहिए।
अब सर ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? ठीक है, अगर आपने मेरे को बोल दिया साहब एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है डीएफ के, तो मेरे को क्या मिलेगा इससे? मेरे को ये मिलेगा जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो पहला पॉइंट ये मिलता है कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या होंगी वो मैंने आपको बता दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेकेंड पेरीमीटर टू ट्रायंगल्स का, पेरीमीटर और ट्रायंगल एबीसी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये ऑल्सो इक्वल टू दी करस्पॉन्डिंग साइड। कोई सी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड उठा लीजिए, मान लो मैं ले लेता हूँ ए बी बाई डी, है ना, ए बी बाई डी, तो ये किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल है। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, हमेशा करती हो तुम हर क्लास में, ये लड़की हर क्लास में करती है। भाई नींद नहीं पूरी होती है क्या? नहीं होती है तो सोए तो यहाँ नहीं सोना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज पेरीमीटर ऑफ डीएफ। तो यहाँ पर और तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आप यहां से ये बात कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी की बस एक ये कंडीशन है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है ये समझना था, और ये अगर समझ ही गया है तो जो ट्रायंगल है डीईएफ एबीसी जिनके अंदर पॉइंट होंगे। ठीक है, ये तो ऐसा लगा सीधे सीधे यहीं बात हुई है। ठीक है ना, सब हमारे क्लास में बिल्कुल अच्छी कंडीशंस हैं, अच्छे पीछे वाले लोग देखो, जस्ट पीछे जो बैठे हैं वो चेक करने आते हैं कि सबकी सांसें चल रही नहीं चल रही है, ये यहाँ पर अपनी नींद पूरी करने आती है ना, ये तो जस्ट उठ के ही आ गई है ना, ये बीमारी अभी बीमार बता रही थी ना। ठीक है, चलो चलिए साहब, तुम्हारा चश्मा क्या कहाँ गया भैया, बिना चश्मे के कैसे देख रहे हो तुम, लगा लो, कोई सुंदरता में कमी नहीं आई तुम्हारी। चलिए अब यहां तक बात खत्म हो गई है, अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं जो कंडीशन बताना चाहता हूँ दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब सेकंड कंडीशन जो हम लोग सीखेंगे उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग। डन, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, अरे कौन सा पॉइंट, 9th पॉइंट हो जाएगा ट्रायंगल का, जिसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। देखो सिमिलरिटी का मतलब है एक जैसे या एक ही, एक जैसे, और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है एक जैसे या एक ही, एक ही। ठीक है, बात में आ रही कि नहीं आ रही? शूज लेने जाते हैं हम लोग तो शूज दिखाता है ना 7 नंबर, फिर कहता है साहब ये लो 9 नंबर। ठीक है, इस तरीके से वो दिखाता है, तो वो सिमिलर है, वो इक्वल नहीं है बट वो सिमिलर है ना, एक जैसे ही है। बट अगर आप बिल्कुल 7 नंबर के दोनों जूते देखेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, एक ही होगा। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की बात होती है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं, तो चारों पैरामीटर्स को डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं साइड साइड साइड। अगर कोई एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है,
तो ऐसे ट्रायंगल को तुम क्या बोलोगे, जैसे ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और इसके अलावा आपके पास ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो साहब ये जो ट्रायंगल्स हैं ABCDEF ये कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। एक जैसे नहीं होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF। अब साहब जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो बहुत सारी चीजें इनकी सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो वो अभी हम लास्ट में बात कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट पहले तो पहचानना है कॉन्ग्रुएंट होता ही है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट, अब आपके पास साइड एंगल साइड वाला भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। साइड एंगल साइड में भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड का हिसाब किताब देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसकी ये साइड इस वाली साइड के बराबर है, और साहब इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, और इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी बराबर है, मतलब ये एंगल भी इसके बराबर है। तो अब इसी चीज को बोलते हैं साइड एंगल साइड। तो ऐसे केसेस में भी ट्रायंगल 100% कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के, ठीक है। इतनी बात भी हो गई है। मानसी कहते कुछ नया बता दूं, चलो नया बताएंगे अभी, ठीक है। तो आई होप कि क्योंकि हमें ये याद ही नहीं रहते ना, चक्कर ये है अभी जब हम क्वेश्चन में जाएंगे उसमें अच्छा बस दो शब्द याद रहेंगे, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंटी। कैसे चेक हो रहा है वो कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कैसे हम उनको कॉन्ग्रुएंट बोले वो, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको आराम से बोलना, ठीक है। थर्ड, अब हमारे पास इसके अलावा क्या बनेगा, एंगल साइड एंगल। अब यहाँ पे क्या हिसाब किताब चलेगा, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें साहब, यहाँ पर होगा क्या, ये देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली साइड इसके बराबर है। अब देखो ध्यान से, ये साइड दोनों एंगल की इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा इसका और कन्वर्स क्या हो सकता है, और कन्वर्स ये हो सकता है, ये तो हमने इसमें ना इंक्लूडेड साइड देखनी की बराबर देखनी है, ठीक है। अब ठीक है, अब यहां से क्या समझ पा रहे हैं, यहां से ये समझ पा रहे हैं साहब कि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट बराबर होगा, ठीक है। अब तुम कोई सी भी साइड पकड़ लो, कोई दो एंगल बराबर, लेकिन अगर मान लो तुम इन दो एंगल को देख रहे हो, तुम्हारी नजर इन दो एंगल पे है, तो तुम्हें फिर साइड भी ये वाली पकड़नी पड़ेगी, अरे हाँ या ना, कि ये वाली साइड को मैच, ऐसा नहीं इस वाली साइड को ले लोगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, ठीक है। टैलेंट है कुछ लोगों में, मतलब बिल्कुल ऐसा कहते हैं हाँ सब सही चल रहा है, एक क्लास को वर्टिकली रीजनिंग करेंगे, सारी चीजें समझ में आ रही तुम मास्टर बोलते जाओ, ठीक है, और डिटेल में समझ लेती है। चलिए अगेन एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास एक फोर्थ कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन क्या है उसकी बात भी कर लेते हैं। ये फोर्थ कंडीशन है साहब RHS, ठीक है। ये फोर्थ कंडीशन क्या है, RHS। सर इससे होगा क्या, ये सब कॉन्ग्रुएंसी क्यों पढ़ा रहे, देखो ये तो आउटकम तो बाद में है, पहले पहचानना है, सिमिलरिटीज हमने पहले पहचाना, उसके पॉइंट देख लिए। तो इसी तरीके से हम पहले कॉन्ग्रुएंसी पहचानना है कि कॉन्ग्रुएंसी बनेगी कब, ठीक है। सिमिलरिटी में तो सिंपल था, दो एंगल सेम है तो कहानी सेम है, ठीक है। चले आगे, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो ये एंगल, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के ऊपर नजर करिए, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आर को डिकोड करिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साहब और क्या, एच देखो, हाइपोटेन्यूज इसका जो है और इसका हाइपोटेन्यूज ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। और कोई एक साइड भी सेम होनी चाहिए,
इसका मतलब है ये मान लो ये वाली साइड है और ये वाली साइड सेम है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं देसी में बात करूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि साहब ये वाली साइड इसके बराबर है और ये हाइपोटेन्यूज उसके बराबर है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो भैया तुमने पाइथागोरस नाम की एक चिड़िया तो पढ़ी है, वो क्या थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज एक दूसरे को इक्वेट करते हैं और ये सी नो, तो वो किसके बराबर हुआ, इस साइड के स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर। तो दोनों के साइड साइड कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर भी सेम हो गया, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो साइड 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 है। और ये सी नो, ये बस कहने के लिए राइट साइड राइट आरएचएस है, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, एसएसएस ही है। और ये सी नो, जब आपकी दो साइड सेम है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीसरी साइड बाय डिफॉल्ट सेम होने वाली है, इसका मतलब ये साइड 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 ही थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बातचीत कर ली है, साफ कहना सुनी रहना, क्या तुम लोगों को बात समझ में आ गई। तो कॉन्ग्रुएंसी तुमने पहचान ली है, कॉन्ग्रुएंसी होती है, तो जब तुमने पहचानी ली है फटाफट नोट कर लो, मैं आगे बढ़ूंगा। अब लास्ट में एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, if triangles are congruent then they are equal in all respect। अच्छा क्यों, ठीक है सर। तो जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो इक्वल होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब एरिया वाइज सेम है, पेरीमीटर वाइज सेम है, मतलब ये सारे पैरामीटर सेम है, कुछ सोचना ही नहीं है। चले आगे भाई को, वेट करो मैं इसका। चल रहा हो तो बता देना, ठीक है सर। पुरानी क्लास में हमने कुछ पाप किए थे, वो पाप तुम्हें पता नहीं याद है नहीं याद है। हमने बात किया था जब मोर देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर उस केस में ट्रांसवर्सल आएगा, तो ट्रांसवर्सल की जो रेशियोज था करस्पॉन्डिंग रेशियोज वो सेम थे, है ना, बात हुई थी हमारी। उसको हमने पॉइंट शायद दूसरा ही पॉइंट नाम दिया था ना, दूसरा तीसरा कुछ ऐसा ही नाम दिया था। अब ये हमारे पास एक बार फिर से 9th पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा, 10th होगा, हाँ 10th होगा, ठीक है। तो 10th पॉइंट है ट्रायंगल का, वो पॉइंट क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है साहब, और इस ट्रायंगल में इसका नाम है एबीसी, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसी तो वो भी थ्योरम थी, दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, तो ये कोई ट्रांसवर्सल वो बीच में से कट रही थी ट्रांसवर्सल, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रही है जैसे कि हाँ सब जान ही रही हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रही है। अरे रहने दीजिए, कैसी बातें कर रही है। कल का कल खाना क्या खाया था आपने, ये याद है आपको, नहीं ये तक तो याद है नहीं आपको, अरे नहीं नहीं आपने सोच लिए तो वो देखो चैनल को यकीन नहीं हो रहा है, वो ऐसे तिरछी दिखाओ देख रही है, कह रही है अच्छा इनको मास्टर्स कह तो सही रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास बी, अब ये कुछ भी हमें बता देते तो हमें क्या पता कि कल यही खाया था, ठीक है, अरे हाँ या ना। चलिए भाई, तो अभी आप ये देखिएगा मैंने क्या बोला है, मैंने कहा है कि साहब डी पैरेलल है बीसी के, मैंने कहा डी पैरेलल है बीसी के, तो तुम्हें वही वाली जो पुराने पाप किए थे वो याद आ गए। इफ ऐसा है देन ऐसा होगा, देन ऐसा होगा क्या, AD बाई DB का रेशियो किसके बराबर होगा, AE बाई EC। और साथ में तुम और भी क्या बोल सकते हो, AD बाई AB का रेशियो किसके बराबर होगा, AE बाई, दोनों चीजें बोल सकते हो, मतलब छोटी वाली साइड के रेशियो इसका इसके साथ, हाँ
नीचे क्या होगा AC है, सॉरी बड़े वाली साइड बड़े वाले, ठीक है ना साहब। तो यहाँ पर अगर हमने दोनों छोटी साइड ली तो दोनों छोटी साइड का रेशियो भी सेम है और ये भी है, तो ये वाली चीज हो गई हमारे पास पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट भी हम लोग यूज करते हैं, तो इनका रेशियो सेम होता है। अब इसी से आपका 11th का पॉइंट बनता है जिसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। अब ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या है साहब? अब मिड पॉइंट थ्योरम इसी का एप्लीकेशन है नेक्स्ट। अगर आपके पास ये ट्रायंगल है ABC, आप क्या कर रहे हो, AB का मिड पॉइंट ले लिया, AC का मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। आपने इन दोनों के मिड पॉइंट्स ले लिए, आप क्या करिए इनको ज्वाइन करा दीजिए, आप इनको क्या करा दीजिए ज्वाइन। जैसे ही आपने इसको ज्वाइन कराया इसको DE बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे DE। तो साहब अब आपके पास ये चीज समझना है, इफ आज क्या चल रहा है, D एंड E आर मिड पॉइंट, एग्जामिनर तुम्हें ये देगा, ये इसके मिड पॉइंट है, किसके मिड पॉइंट है, AB एंड AC के, ऑफ AB एंड AC। तो तुम अब क्या कंक्लूड करोगे, देन ये वाली बात होगी, है ना। तो यहाँ पर आपका कंक्लूजन ये आएगा कि उस वाले केस में DE जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, BC के। पहला ये कंक्लूजन आएगा, और दूसरा कंक्लूजन क्या आएगा, जब ये पैरेलल है तो इनके रेशियोज जो तुमने पहले पढ़ रखा है वो रेशियोज क्या है, AD बाई DB, ये लिखा था ना, इसी को बस कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। AE बाई AC, और ये भी किसके बराबर होगा, AC, ठीक है। क्लियर है ना साहब। तो ये वाली बात है। अब तुम कहोगे साहब ये ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो भाई, आप देखो ये रेशियोज तो तुम्हारे पास पहले ही बराबर थे, AD और DB, और ये मिड पॉइंट है तो ये रेशियो क्या बन जाएगा 1। जब ये रेशियो 1 है तो तुम अगर इसी के सामने क्या लिखना चाहोगे, हेलो, अगर तुमने इसको 1 लिख दिया तो इसको यहाँ पर तुम्हारे पास इसका मतलब क्या है, अरे तुम समझ रहे हो ना, ये दोनों अगर बराबर हो गए, तुमने मिड पॉइंट बोला तो AD और DB क्या हो गए बराबर, क्योंकि ये बराबर है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1, तो ये रेशियो इसके भी बराबर हो जाएगा AE बाई EC के, और क्या, और फिर क्या हो जाएगा, और फिर जब ऐसा होगा तो तुम अगर यहाँ पर AD बाई AB का रेशियो लोगे तो AD तो रेशियो में 1 है, लेकिन AB तो 2 हो जाएगा ना, ये भी 1 ये भी 1, तो AB तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1:2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है साहब, इसका मतलब यही है कि AB ट्वाइस है किसके, AD के, ठीक है। तो ये वाला मिड पॉइंट थ्योरम, तुमने जब वो मिड पॉइंट लिया तो तुम यहाँ तक तुम पहुंच पा रहे हो। अच्छा सर इससे क्या कर लेंगे, बोलो, सुनना ध्यान से, हम कर क्या रहे हैं, तुम इस चीज से इस चीज पे आते थे, आज मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज से इस चीज पे आ रहा हूं। मैंने इसका रेशियो, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या आएगा, देखो ध्यान से, इसको एक बार इससे समझो, इसका रेशियो भी तो सेम आ जाएगा ना, किसका, AE बाई EC का, क्योंकि AE और EC भी तो सेम है ना साहब, 1:1 ही है ना, अरे हाँ ना, तो बोलो, जब मिड पॉइंट है तो AE EC भी बराबर है, मतलब जो ये साइड है ये वही ये साइड है, जो ये साइड है वही ये साइड है, समझ पा रहे नहीं। तो ये तो रेशियोज वाइज सेम आ गए, जब रेशियोज वाइज ये सेम आ गए तो मतलब ये पैरेलल होगा और मतलब ये रेशियो भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये कन्वर्स हो गया बस इसका मिड पॉइंट। क्लियर है, तुम लोग समझ पा रहे हो ना, हाँ कर दो, बोलो। तो सीधे सीधे वैसे तो रिलेशनशिप याद होनी चाहिए, नहीं भी याद है पीछे क्यों ऐसा हो रहा है ना, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। ये वैसी बात होगी कि तुम जिस घर से निकल के इस कोचिंग तक आए, ठीक है, तो उस वाला घर तुम्हें बिलोंग करता होगा, ठीक है, और तुम वापस कोचिंग से निकल के उस घर पे गए, उस वाला वो घर तुम्हें बिलोंग करता होगा, ये जस्ट कन्वर्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये इसका कुछ
सपोर्ट स्टेटमेंट थी जो मैंने इससे लिखी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम की हो गई। आई होप कि यहां तक सब लोग समझ पा रहे हैं। लास्ट पॉइंट इसमें जोड़ दो, एडी किसके बराबर होगा? हेलो हेलो, मेरे से एक पॉइंट यहाँ पे रह गया है, वो पॉइंट यहाँ पे और भी क्या होगा, सुनना ध्यान से। हाँ, इधर देखना, यहाँ पर तुमने एक्चुअल में सुनना, मैं आपको यहाँ पे फिर से ले जाता हूँ जो हमारी जस्ट पहली क्लास थी। तुमने ये ट्रायंगल देखा ना, ट्रायंगल एबीसी, इसको भी एक्चुअल में काफी क्वेश्चन आ रखे। क्वेश्चन में कहीं तुम फंसो नहीं, कहीं पे भी सब स्मूथ चले, तो इसलिए थोड़ा सा और बोलना इसको। तो यहाँ पे ट्रायंगल आप देखोगे एबीसी है, ये एक ट्रायंगल आप देखोगे वो है डी एडी, है ना, ये छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है। जब आपने इसको पैरेलल बोला तो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल भी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल दोनों का कॉमन था। ठीक है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल था, और सिमिलर ट्रायंगल था तो उसी वजह से हम लोग अब बोल सकते हैं कि इनकी रेशियोज साइड्स के सेम थे। तो मतलब ये कहानी वहीं से आती है जो कि वो वाली हम लोगों ने पहले भी बात की थी, है ना। अच्छा, वापस से बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल वाली कहानी जो पहली वाली क्लास थी। जस्ट मैं थोड़ा सा और बता दूं, अब यहाँ पर AD by DB का रेशियो, ठीक है साहब, AD by DB का रेशियो तुमने कहा, AE by EC का रेशियो, लेकिन मैं बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल की बात कर रहा था तो ये रेशियो ले रहा था, AD by AB, है ना, और AE by AC। लेकिन एक ट्रायंगल की साइड और बच रही है जिसको क्या बोलेंगे, D by BC। ये बात समझ में आ रही है, D by BC। तो तुम्हें यहाँ पर ये वाली चीज हमसे छूट गई है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, D by AD by, आप देखो AD by AB, है ना, नहीं एक मिनट, इक्वल तो है ये, सब इक्वल है, जो पैरेलल है वो तो इक्वल है, वो तो वहां से है ही है। मैं कुछ इस बात में मतलब जो एक्चुअल मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, मैं एग्जैक्टली वो पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, छोटा ट्रायंगल बाई बड़ा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल क्या है AB, और इधर भी छोटा ट्रायंगल AE और बड़ा ट्रायंगल AC। इसी तरीके से छोटे ट्रायंगल की साइड DE किसके बराबर है, बड़े ट्रायंगल की साइड BC। अच्छा सर ये क्यों लिखा, जो पहले लिखा था वो भी कोई गड़बड़ नहीं है, वो भी सेम है। अब सुनो, क्योंकि ये तो लिखा ही हुआ हमने यहाँ पे, पहले लिखा था AD by, DB। हाँ तो देखो लिखा है ना, नहीं पर आपने अभी चेंज कर दिया ना AD by DB। नहीं दोनों चीजें, वो भी है हाँ 8 पर AD by DB 1:1 नहीं है मेरा रेशियो, और ये जो रेशियो चल रहा है ये चल रहा है 1:2 का रेशियो चल रहा है। नहीं आप मेरी बात समझना, जब मैंने AD by DB लिया है तो छोटा ट्रायंगल और नीचे भी छोटी साइड, और इसका ये 1:1 चलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ AD by AB, है ना, AD by AB, और यहाँ पे भी क्या लिया, AE by AC, और फिर ये भी AB by AC 1:2, ठीक है। हाँ आपने पहले वो ले लिया। अच्छा अभी एक मिनट, कोई बात नहीं, एक मिनट बस मेरी बात सुन लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं बस आपसे एक लास्ट पॉइंट ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब हमने ये चीज लिख दी है, अब इसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तुम अब यहाँ से ये भी बोल सकते थे डी भी हाफ ऑफ AB है, सॉरी BC है, D मतलब ये वाली लाइन इसकी क्या होगी, आधी होगी, अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम है तो। ठीक है, देखो तुमने कमेंट तो D और E के बारे में किया था कि मिड पॉइंट है AB और AC के, तो यहाँ से तुम्हारे पास D क्या हो गया, हाफ ऑफ BC हो गया। तो ये चीज है जो मिड पॉइंट थ्योरम की सबसे मेन है। अगर तुम D और E जो ब्लू से लिखा है तो तुम ये तीनों पॉइंट कंक्लूड कर सकते हो वहां से। ठीक है, अब तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब और क्या, अब इसका एक्सटेंशन भी हमें पता होना चाहिए, उसको नोट नाम देते हैं, देखना ध्यान से, अगर किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन है तो इधर देख ले तो सब समझ में आ जाएगा। आपके पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम है BC,
मान लीजिए साहब आपके पास ये मिड पॉइंट थे, आपने ज्वाइन करा दिया, इसका नाम था डीई, ठीक है, ये डीई, और ये एक मिड पॉइंट और ज्वाइन करा दिया, इसका नाम है एफ। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो आपके पास लाइन है, ये वाली लाइन, इसको आप फिर से ज्वाइन करा दो। अब आप बताओ, अब आप कौन सा ट्रायंगल देख रहे हो, जैसे आपने इसको ज्वाइन कराया, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब आप ट्रायंगल क्या देख रहे हो, बी डी एफ, और दूसरे साथ में ट्रायंगल क्या देख रहे हो, बी ए सी, यही तो देख रहे हो, एक बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल। अब तुम इसके एवज में बोलोगे क्या, यहाँ पे तुम बोलोगे कि भाई ये सब ट्रायंगल्स के बारे में बातचीत है, तो तुम सबसे पहले बोलोगे डीएफ क्या है, पैरेलल है किसके, एसी के। अब तुम देख रहे हो ना, तो अब फिर दूसरा पॉइंट तुम क्या बोलोगे, तुम ये भी बोलोगे कि डीएफ आधा है किसका, एसी का। और फिर तीसरा पॉइंट इनके रेशियो का हिसाब किताब, कि मींस बीडी बाई बीए का रेशियो सेम होगा बीएफ बाई बीसी के रेशियो, और ये किसके बराबर होगा, डीएफ बाई बड़े वाले ट्रायंगल एसी के रेशियो। ठीक है, ये वाली तीन बातें तुम बोल सकते हो, क्लियर है। इसी तरीके से अब मैं किसी और से पूछता हूँ, वो कोई एक आदमी बताएगा, फिर मेरा ये टॉपिक एंड हो जाएगा, ठीक है। अब किससे पूछूं मैं, मुझे दिख रहे हैं 2-3 लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, ये भी तो दोनों मिड पॉइंट थे, तो इसका मतलब है अब मैं ट्रायंगल कौन सा देख रहा हूँ, हाँ जी आप बताइए, अब मैं ट्रायंगल कौन सा देख रहा हूँ, हाँ ई एफ सी और, ठीक है। तो मैडम ये थोड़ा सा और अच्छे से बोल सकता हूँ इसको क्या बोल सकता हूँ, सी ई एफ, और एक ट्रायंगल क्या देख रहा हूँ, सी ए बी, है ना। तो मैडम अब क्या बोलोगी आप सबसे पहले, अगर ये मिड पॉइंट्स थे तो फिर क्या बोलेंगे, हाँ ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, वेरी गुड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब क्या बोलोगे आप, ई एफ हाफ है किसके, ए बी के, वेरी गुड, और फिर इसके बाद रेशियो वाली बात यही वाली, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ तक बोल सकते। अब आप समझ गए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रहे हैं। डन। तो अब आपके पास चले, एक्चुअल में पहली 2 क्लासेस हमारी ज्योमेट्री की, बेसिक ज्योमेट्री की क्लास है, तो ये सिर्फ पहली क्लास है। बेसिक में भी हम केवल 30% क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए थे, बाकी हम सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे ले रहे हैं 70%। लेकिन ये जो हैंडआउट हमें मतलब लोड कर दिया इन्होंने, ये एक्चुअल में पूरा ही आपका प्रीलिम्स वाला ही हैंडआउट है ना, ये पूरा प्रीलिम्स का ही हैंडआउट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन अपने यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीलिम्स में पूछा गया है अभी, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में, वो हैंडआउट अलग है, वो है उस हैंडआउट का, जैसे मैंने आपको जो लास्ट टाइम में हैंडआउट दिया था, उस हैंडआउट जो अभी मैं आपको अपलोड कर दूंगा सर्च करके, ठीक है। ये बेसिक 2 हैंडआउट है, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसमें ऐसा बनाया हुआ है, ये देखो ये फिगर बनाया हुआ है, और ये फिगर है आपके पास ए बी सी, अभी मैं अपलोड कर दूंगा इस हैंडआउट को, ठीक है। और यहाँ पर सर ये जो अगला हैंडआउट है ये क्या है, ये आपका प्रीलिम्स का हैंडआउट है, हम ये तीसरी क्लास में करेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन में दिया था इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, इन द गिवन फिगर DE, ये E है, DE पैरेलल टू BC। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। आगे आपसे बताया हुआ है साथ में कि जो BC is to AD,
यही बात एक साथ में आपको दिया हुआ है AD/DB, AD/DB वही मुझे लगा AD/DB, हाँ ठीक है, AD/DB का रेशियो ये आपको दिया हुआ है 3:2, ठीक है। और आपको बोला हुआ है इफ EC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन AC पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है उस हैंडआउट पर, सेकंड हैंडआउट। पहला वाला हैंडआउट आपका अपलोडेड मैंने कर दिया था। तो अब ये बहुत आसान क्वेश्चन बन गया है ना। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में तुम क्या समझ रहे हो? तुम यही तो समझ रहे हो साहब कि हमारे पास, आपने अभी भी देखा है, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और सिमिलर भी छोड़ो ये सब, तो ये तुमने प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो जानते ही हो। तुम सीधे लिखोगे AD/DB इज इक्वल टू दी AF बाई सॉरी AE अपॉन में EC, और वो किसके बराबर है? क्या तुम ये भी बोलोगे DF बाई BC? ये नहीं बोलोगे क्योंकि वो फिर छोटा ट्रायंगल बना सकता है, ठीक है। अब बताइए, ये आपको बोल दिया है 3:2। जब आपने ये बोल दिया है 3:2, अब आपको यहाँ पे EC की वैल्यू पता है, EC कितना दे रखा है 4, तो रेशियो में जो चीज 2 है वो वैल्यू में 4 है, तो रेशियो का 2 वैल्यू का 4 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर है? 2 के। तो इसका मतलब है AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। AE कितना है? रेशियो में 3 है और वैल्यू में 6 हो जाएगा। अरे भाई 1 को 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 को भी 3, इधर से भी वही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब AE की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 6। AE की वैल्यू 6 है। अब उसने क्या पूछा है? AC। अच्छा अब और क्या करोगे? बोलो। बोलो इसका ऑप्शन, हाँ बस तुम समझ गए होगे ना। अब तुम जानते हो ऊपर वाला रेशियो में 3 है, अब नीचे वाला तो EC है ना, वो तो 2 ही है, तो 2 की वैल्यू तो तुम जानते ही हो पहले कितनी थी? 4 थी। तो इन दोनों का ऐड करके रेशियो में 5 है बट वैल्यू में कितना है? 10 है। ये मेरा आंसर था जो ऑप्शन ए था, ठीक है। समझ पा रहे ना? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपकी प्रॉपर्टी होती है। चले आगे। तुम्हें उस दिन भी याद होगा जब मैंने 3 लाइंस ली थी और मैंने इसको ट्रांसवर्स बनाया था, याद है? ये KB ट्रांसवर्स बनाया था। तो ABCDEF मैं जस्ट तुम्हें रिकॉल करा दूं, और ये हम लोग ले लेते हैं XYZ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बोला था कि AB बाई BC का रेशियो बोला था, AB बाई BC का रेशियो किसके बराबर है? XY बाई, और किसके बराबर है? EF। और किसके बराबर हो सकता है ये? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये रेशियो आपका, ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले रेशियो को पकड़ के चलता, मान लो इसको और इसको, इन दो रेशियोज को पकड़ के चलता, तो क्या मैं यहाँ पे इसको AD बाई BE करके लिख सकता था? नहीं, ये चीज मैंने नहीं बताई थी लास्ट क्लास, समझ रहे हो? ध्यान रखना, अपनी तरफ से कुछ दिमाग मत लगा लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी क्वेश्चन उसका हैंडआउट का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपका सेकंड हैंडआउट है बेसिक का। ये क्वेश्चन में क्या है आपके पास? देखो, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है। सर क्वाड्रिलेटरल तो आपने पढ़ाया नहीं, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल का कोई खास यूज भी नहीं होगा।
उसने बता दिया एंगल ABC, इसको नोट करना, जरा मैं एंगल्स बोल रहा हूँ आपको, एंगल्स नोट करना। एंगल CAB बराबर है एंगल DAC के, एंगल DAC, और एंगल BCA, एंगल BCA बराबर है एंगल ACD के, एंगल ACD के। और फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD पूछा है, क्या है, और साथ में दे रखा है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 24 है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तुम लोग खुद से। तो सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, सॉरी ये तो ट्रेपेजियम है, मैं तो वही क्वाड्रिलेटरल ही बना दूँ, कोई मतलब मेरे को ऐसा नहीं है ट्रेपेजियम बना दूँ। तो ABCD एक ऑर्डर में लोगे हमेशा, ठीक है, मान लो मैंने ले लिया ABCD, अब कह रहा है CAB, इसका मतलब यहाँ पे मुझे ये खींचना पड़ेगा लाइन, तो ये इस एंगल की बात कर रहा है CAB की, CAB एंगल बराबर है DAC के, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये एंगल इसके बराबर है। और आगे BCA मतलब ये वाला एंगल BCA बराबर है ACD के, ACD मतलब इस एंगल के बराबर है, तो मतलब ये वाली चीज इसके बराबर है। और हमें एरिया दे रखा है ADC के, ADC मतलब ये वाला एरिया आपको दे दिया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो एंगल का ट्रायंगल का एरिया है 24 सेंटीमीटर। अच्छा एरिया का भी सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ तक, ठीक है, तो अब आप क्या बोल सकती हो, कॉन्ग्रुएंट, हाँ कैसे बोल रही हो कि कॉन्ग्रुएंट एक साइड कॉमन है, दो एंगल ADC और साइड है, और क्या लिखेंगे ABC, ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन एक साइड, दो एंगल्स बराबर है, दो एंगल्स बराबर है और उनकी कॉमन साइड है ना, यही बात हुई थी ना हमारी, है ना, तो ये इसका मतलब है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, तो दोनों का एरिया कितना है 48, सीधे आंसर है, ठीक है, बस आपको कॉन्ग्रुएंसी पहचाननी आनी चाहिए, ठीक है साहब, अरे बोलो। अब क्वाड्रिलेटरल की बात होगी तो ट्रायंगल के जो भी पॉइंट थे वो हम लोगों ने खत्म कर लिए, ठीक है, ट्रायंगल्स के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो खत्म कर लिए, अगर कुछ एक आधा पॉइंट रह जाएगा जैसे एरिया वाला पॉइंट है वो हम लोग आगे एग्जाम्स के साथ ही देख लेंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब चल रहे क्वाड्रिलेटरल के पास, अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपके पास सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोग बना लें, बड़े खतरनाक से क्वाड्रिलेटरल है, चलो हम लोग अपने आप से बना लेते हैं, ट्रेपेजियम ही बनवा है इसे, चलो अब ये दोनों वर्टिसेस से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, एक्सक्यूज मी, ABCD पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो साहब यहाँ पर इसका क्या है ऑफसेट है और ये भी इसका ऑफसेट है, ये बात तो हम लोग पहले भी मेंसुरेशन में भी कर चुके थे, H1 H2, तो यहाँ पर हमारे पास एरिया जो होगा ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो क्या आएगा, हाफ ऑफ H1 प्लस H2, ये दोनों क्या है
आपके ऑफसेट कहलाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, और ये डायगोनल है, तो ये इनटू BD डायगोनल। ये पहला फॉर्मूला है जो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग जानते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान से सुनना, कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये फिगर्स मैंने बना दिए है ना। अब आप इन फिगर्स को देखोगे तो यहाँ पर आपका ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप इसकी कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ो, वर्टिसेस पकड़ो, और उससे कितने ट्रायंगल बना सकते हो? 2। तो ये 180 डिग्री, तो ये भी कितना है? 180 डिग्री। एक्चुअल में ये कितना आ गया? 360 डिग्री। अब यहाँ से भी एक वर्टेक्स पकड़ो, तो मैं यहाँ पर अगर वर्टेक्स पकड़ता हूँ तो मैं कितने ट्रायंगल्स फॉर्म करूंगा? देखो ध्यान से, अरे बोलो 180 180 180 कितना हो जाएगा? बोल ही नहीं रहे हो। 540, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कोई वर्टेक्स पकड़ता हूँ तो कितने ट्रायंगल बना सकता हूँ? 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा? 720, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें एक बात भी याद रखनी चाहिए कि एक्चुअल में वर्टेक्स पकड़ के कितने ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, और एक ट्रायंगल में तुम्हें सम बताइए। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में अगर तुम कितने ट्रायंगल बनाओगे? 2। किसी भी एक वर्टेक्स पकड़ के 2 ट्रायंगल, तो इसीलिए सम ऑफ एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल ये कितना होता है? 360 डिग्री। सर इससे क्या कहना चाह रहे थे? इससे मैं ये कहना चाहता लाला कि यहाँ पे तुम्हारे पास वर्टेक्स 3 है, तो यहाँ पे तुम एक्चुअल में कर रहे हो 3 - 2 × 180 डिग्री, ये तो लिख रहे हो 180 डिग्री तो समाया था तुम्हारा, तो तुम्हारे पास 2 माइनस तुम करते हो। यहाँ पे कितनी साइड है? 4, तो 4 - 2 × 180 डिग्री, है ना। तो कितना हो जाता है? 360। अगर तुम इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे? 5 - 2 × 180 डिग्री। तो साहब इसी तरीके से तुम्हारे पास अगर n साइड्स है, ठीक है, तो n - 2 × 180 डिग्री ये सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन। क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन। डन है। और स्मॉलेस्ट पॉलीगन ट्रायंगल होता है, तो उसमें 3 साइड होती है, तो 3 - 2 × 180, ठीक है। तो आई होप की बातें समझ में आ गई होगी आपको। चले जब हम आगे, क्वाड्रिलेटरल में कोई खास पॉइंट नहीं है। अब हमारे पास एग्जाम में ज्यादा जो पूछा जाता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं। चले आगे, चले ना, बोलो। तो ये हमारे पास पॉइंट था। अब हम लोग इसमें सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में, जिसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या नहीं बोला है, तो पहले तो साइक्लिक बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल डाल देते हैं। ठीक है, इसका नाम है ABCD, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो उसका टोटल सम तो अंदर का फिर से 360 आएगा, बट यहाँ पर जो मेन बात है वो है पॉइंट नंबर 1,
वो ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम कितना बनाता है 180 डिग्री। B प्लस डी गिव द सम 180 डिग्री। और इसी तरीके से C प्लस ए, A प्लस सी, A प्लस सी सम कितना बनाएगा 180 डिग्री। आई होप की बात समझ में आ रही है। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज 180 डिग्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अच्छा जी, और कुछ? हाँ, एक पॉइंट और है इसमें, जो सेकंड पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तुम्हें एक बात जैसा कि जानते हो कि अगर मैं इस एंगल को आगे एक्सटेंड कर दूँ, अगर मान लो ये मेरे पास 70 डिग्री है, ठीक है, तो साहब ये वाला एंगल कितना बनने वाला है 110 बनने वाला है। इसी तरीके से फिर जब ये 110 बनने वाला है तो ये एंगल कितना बनेगा 70। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी साइड का वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। दो नहीं होते, ट्रायंगल में दो थे। अगर तुम इसको ट्रायंगल से कंपेयर करोगे, ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल था, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल था। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं कह रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ये कह रहा है कि साहब जो अंदर का एंगल है ना, जो बाहर का एंगल है यहाँ पर, उसका इक्वल इसके साथ। इसमें दो फिगर दिए, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब है अगर ये आपको कितने डिग्री था 70 डिग्री, तो ये भी आप बाय डिफॉल्ट 70 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। एक टॉलरेंस थ्योरम भी होती है, डायगोनल्स की बात भी करते हैं, वो तीसरा पॉइंट बनेगा। यहाँ सम हम कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, उसको भी कोट कर लेते हैं। यहाँ पे सम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो बन रहा है कि आपके पास जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कोई भी, उसके अंदर डायगोनल्स भी होंगे। तो ये जो डायगोनल्स है, अगर ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है, ठीक है, तो ये डायगोनल का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो इक्वल किससे होता है, तो यहाँ पर आप दो साइड बना लो। जैसे मान लो मैं एक साइड ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ A, इसको ले रहा हूँ B, इसको ले रहा हूँ C, इसको ले रहा हूँ D। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट टू साइड्स। आगे पीछे सोने वाले इंसान, तो AC प्लस BD के बराबर होगा। इसके बराबर होगा AC प्लस BD। इसको कभी क्वेश्चन बनते हैं, इसको टॉलरेंस थ्योरम बोलते हैं। नाम से कोई खास मतलब नहीं है, ये पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स, डन। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब थर्ड क्वाड्रिलेटरल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, फिर पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, फिर रोम्बस पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर रेक्टेंगल, है ना। तो बस उसके साथ क्वाड्रिलेटरल भी खत्म। तो ट्रेपेजियम के ऊपर बात काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी सब बातें तो हम लोग जनरली जानते हैं। तो ट्रेपेजियम के ऊपर हम लोग बात जानते हैं। तो तीसरे जो क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम है ट्रेपेजियम। साहब इसमें क्या खास बात है, होता तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, बट वन पेयर ऑफ अपोजिट
साइड्स पैरेलल होती है, आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो जाती है, पैरेलल, उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो हमारे पास ट्रेपेजियम के लिए फिगर अवेलेबल, इसको यूज कर लेते हैं, ये ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में ये साइड इस साइड के पैरेलल, क्लियर, और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल साइड बोली जाती है, ये दोनों साइड कैसे बोली जाती है, नॉन पैरेलल साइड। तो चलिए और बात करते हैं, इसका भी नोमेनक्लेचर लिख देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ए डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना। सो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है। चले आगे जवानों, तो अब हमारे पास ट्रेपेजियम की जब हम लोगों ने बात कर ली है, तो तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि जब आपने अपोजिट साइड पढ़ी थी, तुमने ये भी पढ़ा, अरे पढ़ा था, और इसको इनमें कई सारे एंगल्स बने थे, 6 टाइप्स के एंगल्स बने थे, है ना। और 6 टाइप्स के एंगल्स में एक था को अल्टरनेट या को इंटीरियर एंगल, पढ़ा था कि ये वाला एंगल का सम इसके बराबर होगा, नहीं 180 के बराबर। हाँ 180 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के दोनों का सम क्या होगा, 180, क्योंकि ये पैरेलल है। तो ये प्लस ये किसके बराबर होगा, इसी तरीके से ये प्लस ये भी क्या होगा, 180 डिग्री, है ना। तो ये पहला पॉइंट है आपका ट्रेपेजियम। नोट करिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट है ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का सेकंड पॉइंट भी देखो। ट्रेपेजियम का जो सेकंड पॉइंट है वो हमसे ये कहता है कि भाई अगर आपने ट्रेपेजियम बनाया है, ठीक है, तो ट्रेपेजियम में आप डायगोनल भी बना सकते हो, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, लेट अस अज्यूम ये दोनों डायगोनल्स है। तो ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है। और वापस से आप देखो ये A B C D, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे डायगोनल्स की बात करते हैं, तो डायगोनल्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज इक्वल टू दी सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड का प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में लग जाते हैं। तो आप क्या करिए, स्क्वायर करिए डायगोनल्स का, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, बोलो जवानों, डायगोनल्स का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर। तो नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ऐसा बोल लेते हैं BC की जगह, ठीक है। और प्लस ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड का प्रोडक्ट। तो पैरेलल साइड का प्रोडक्ट क्या है, AD और BC। थोड़ा सा इसमें अगर नंबरिंग सही से लेते ना ABCD तो सही आता, लेकिन तुम्हें बात ध्यान रखनी है, ये जो चीज है ये नॉन पैरेलल साइड है और ट्वाइस पैरेलल साइड, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान रखोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि तुम्हें ये चीज अगर ध्यान रहेगी तो तुम्हारे पास आगे भी जो जो फिगर्स बनेंगे वो भी ट्रेपेजियम ही होते हैं, जैसे आगे हम फिगर्स जो बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट वहाँ यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं।
ट्रेपेजियम में थर्ड पॉइंट, किसी को आ रहा है कोई और पॉइंट याद? हेलो मानसी जी, अगर मैंने एक मिड पॉइंट से एक लाइन खींची, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ट्रेपेजियम है, मेरे पास यहाँ पर ये है, थोड़ा सा मैं और अच्छा नोमेनक्लेचर देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, और ये मैंने एक लाइन खींची, ये ऑब्वियस है, ये ई है और ये एफ है। अगर ई एफ जो है, अगर मैं बोलता हूँ पैरेलल है ए बी के, तो क्या बोलोगे? यहाँ पे भी चलो मैं तुम्हें और हिंट देता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि E एंड F आर द मिड पॉइंट, अब क्या बोलोगे? E एंड F आर द मिड पॉइंट, अब क्या तुम बोलोगे? सुनना, E एंड इफ, मैंने यहाँ पे बोला इफ E एंड F आर मिड पॉइंट। सर मैं तो बता ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तुमने ये कभी सुना ही नहीं है, तुम बताओगे कैसे? तो ये हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड के बराबर होता है, इसके बराबर होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये नॉन पैरेलल साइड नहीं सुना तुमने? ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी को बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि ये बच्चों को पता ही नहीं, एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन काफी पूछा है। अब यहाँ पे मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला दूंगा, तो ये यहाँ से तुम निकाल पाओगे। सुनना एक बार, इधर देखो सब लोग, अभी तुम तब अपने आप ही आंसर बता दोगे। इधर देखना, अगर मैं एक ट्रेपेजियम लेता हूँ, ठीक है, और ये कहानी में नॉट पैरेलल साइड होगा। सुन तो लो एक मिनट, सुनना ही ए बी सी डी, अभी अभी तो नींद से जग चुकी हो। चलो अब मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये बात नहीं पता है, मैं लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि m/n के रेशियो में अगर तुमने इसको क्या किया है, तोड़ा है। देखो E और F अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 का रेशियो है, यही तो मतलब है। और अभी ये अगर M और N है तो ये भी क्या है, M और N, क्योंकि पैरेलल साइड है तो यहाँ पर हमने M और N मेंटेन किया। अब यहाँ पर अगर तुम इससे मैं पूछता हूँ EF क्या है, तो तुम करते क्या हो, अगर M लेते हो नीचे आता है M+N, और सुनना ठीक है, और अगर तुमने क्या लिया N, तो इधर नीचे आता है M+N। लेकिन जब तुम M लेते हो तो तुम इसके, अब इधर वाली साइड कौन सी है, इसके इधर वाली कौन सी है, AB, तो तुम AB लेते हो, इस जगह तुम क्या लेते हो, AB। सुनना सुनना, अगर तुमने M के अगेंस्ट में ये वाली साइड लेने की सोचो नॉन पैरेलल, तो इसके अगेंस्ट में क्या लोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुम इसके अगेंस्ट में लोगे तो ये लोगे, इसके अगेंस्ट में लोगे तो वो लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे AB बनेगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन सर मैं ये लूँ या ये लूँ, मैं किधर जाऊँगा, ठीक है, तो इसका मतलब जब तुम L ले रहे हो तो तुम किधर जाओगे, बोलो। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब तुम इसको 1:1 बना लो, अब इसको तुम क्या बना लो, 1:1, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये रेशियो क्या होगा, 1:1 का। अब तुम्हारे पास ये 1/2 आ जाएगा, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, EF = 1/2 तो कॉमन ले लोगे, और फिर बची दो साइड AB + CD। तो AB + CD कैसी साइड्स है, पैरेलल है या नॉन पैरेलल,
बोलो भाई लोगों। हाँ जी, फिर से बताइए। देखो ये तो प्रूफ है, इसका तो ये प्रूफ किया गया है, तुम्हें ऐसा रिजल्ट याद रखना है सीधे। लेकिन तुम ये कब कह सकते हो, उसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका m के अपोजिट में ये है और n के अपोजिट में ये है, ऐसे याद करोगे। और पैरेलल साइड है। अब तुम्हें क्लियर हुआ बात कि ये तुम्हें क्यों नहीं क्लिक कर रहा था, क्योंकि ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे बताओ, अब तो बता दोगे क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे? पैरेलल है या नॉन पैरेलल है? एकदम तो तुम एकदम से जबकि क्या बोली थी? तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये बात समझ में आ रही है। इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं आपके पास एग्जाम में। चले आगे। तो तुम्हारा ट्रेपेजियम में यही 3 मेन पॉइंट थे जो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है, जो तुम नहीं जानते हो जनरली। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट 4th पॉइंट पे चल रहे हैं, पैरेललोग्राम पे चल रहे हैं। चले आगे। जो 4th फिगर है हमारे पास है वो है पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम के बारे में तुम क्या जानते हो? पैरेललोग्राम के बारे में कुछ जो भी जानते हो वो चीज बता सकते हो? अपोजिट साइड क्या होती है? आर। पैरेललोग्राम बोलता है कि पैरेलल होती है, एंड इक्वल भी होती है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम नॉन इक्वल साइड को कभी भी दो अपोजिट साइड पैरेलल नहीं बना सकते हो। सर ट्रेपेजियम में है, लेकिन वो एक सेट ऑफ फिगर है, इधर वाला नहीं है ना। तो इसका मतलब है अगर कोई चीज पैरेललोग्राम है, ये कह रही तुम बोलते जाओ बस मैं हाँ हाँ करती जाऊंगी बस, नहीं सोचिए ना, बोलिए। अब बताइए, अगर मैंने यहाँ पर जब भी पैरेललोग्राम बनाऊंगा, है ना, तो पैरेललोग्राम बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है हमें, ये ABCD जो भी है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल तभी होगी जब ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, अदरवाइज ये बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में जब पैरेलल रहता है ना, तो सेम साइड में इक्वल भी आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल तभी होगी जब ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेलल है, ये बात होगी पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, मतलब इसकी डेफिनेशन ही है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट साहब हमारे पास ये है कि जब भी तुम एक पैरेललोग्राम लेते हो, हेलो इधर ध्यान से सुनना, जब तुमने पैरेललोग्राम लिया तो ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स का सम फिर से कितना बनेगा? बताओ, इन दोनों एंगल्स का सम कितना बनेगा? तो इसका मतलब a प्लस बी फिर से कितना हो जाएगा? अरे बोल ही नहीं रहे, 180। क्यों साहब? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से b प्लस c का सम कितना आएगा? सर ये बात तो हमें पता थी, ट्रेपेजियम में भी आपने बताई थी, फिर क्यों बता रहे हो? अब इसके अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना लिया, ये हमारा थर्ड पॉइंट। साहब अभी अभी आपने मेरे को बोला कि तुम दोनों क्या हो? 180 हो, ठीक है। और फिर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? और भी कुछ आ रहा है मेरे दिमाग में? हाँ, इधर देखो, अगर तुम 70 हो तो तुम क्या हो? 110 हो, और तुम दोनों फिर से पैरेलल हो,
है ना। तो इसका मतलब है अपोजिट एंगल्स इसके फिर से क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एंगल ए इज इक्वल टू द एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। साहब ये भी बात बता रखी थी, बट कोऑर्डिनेट करा रहा हूं सारी चीजें। अब क्या, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। हेलो, इधर देखो, मैंने ये क्या बनाया, येलो लाइन से डायगोनल बनाया। जब मैंने डायगोनल बनाया तो तुम कसमें खा चुके हो पहले ही, क्या कसमें खा चुके हो कि ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल की। अरे हाँ ना तो बोलो, और क्या है, और बोलो। ये एंगल, ये ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, कैसे करूं, अब करो। हाँ एंगल आपस में इक्वल, और वो जो ये वाला एंगल है जो जिसमें डायगोनल बनाया ये भी तो इक्वल ही है, पर फिर भी हम उसके अलावा भी साइड्स भी तो ऑपोजिट मेरी बात सुन लो, सुनी नहीं मेरी बात। मेरे को केवल 3 पॉइंट में बोलो फटाफट, इतनी कहानी मत सुनाओ मुझे। साइड एंगल, साइड एंगल, साइड साइड एंगल दिख रहा मुझे, साइड एंगल साइड कहाँ दिख रही है। अरे भैया ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। साइड 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 हो सकता है। हाँ, और इनके बीच का एंगल भी बराबर है। तो तुम्हें सबसे पहले दिखना चाहिए साइड एंगल साइड, ये सबसे पहले दिखना चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए। तो इसका मतलब है मैंने इसको साइड एंगल साइड से भी बोल दिया या साइड 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 से भी बोल दिया। ठीक है, ये ट्रायंगल सिमिलर्स। तो इसका मतलब है when one diagonal is drawn, two triangle formed are congruent. Two triangle formed are congruent. ठीक है, देख रहे थे कितना गलत बता रहे थे। तो हम लोग जो अप्लाई करने की बारी आती है ना तो कॉन्ग्रुएंट हम भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट वो प्रॉपर्टी जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, फिफ्थ वाली, कि भैया इनके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, वो खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपके पास अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, लेट अस अज्यूम कि हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब जब भी ये जिस भी पॉइंट पे मिलेंगे, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। टू डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम भूल भी जाते हैं। 6 नंबर, ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है, ठीक है। चले आगे, अगर मैं इसको बोलता हूँ ये साइड A है तो ये भी साइड A है, अगर मैं बोलता हूँ ये साइड B है तो ये भी साइड क्या है, B है। तो डायगोनल्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ अपोजिट साइड का स्क्वायर। तो डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा, D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस
अगस्त के बाद क्या आता है बोलो? कोई नई बात तो है नहीं, ये तो 100% श्योर इवेंट है। और सितंबर में 6 दिन के बाद कौन सा दिन आता है? 6 दिन के बाद कौन सा दिन आता है? 7वां दिन आता है। और 7 सितंबर को क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ, तो पीछे आ जाओ एक दिन। नहीं, मैं 5 सितंबर को हाँ, तो अभी तुम आ जाओ। नहीं, मैंने 6 बोला था, 6 दिन की बात, एक दिन पीछे। ठीक है, और एक दिन पीछे आ जाओ, तो एक दिन पीछे क्या होता है? 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को मानसी ऐसे करके निकल, ऐसे करके उस दिन नहीं बैठना। एक तो कोई गायब नहीं होता, ठीक है, मिस कोलकाता। और दूसरा, टीचर्स के लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊंगे। ये भी सही है। तो अब समझ गए ना? शायद पेन लाना है, लेकिन लाना है वो आपका क्या होता है? एक गेस्चर होता है। हाँ, ठीक है, चाहे कुछ लिख के दे दीजिए, लेकिन वो गेस्चर होता है। एक चाहे कुछ भी मतलब होना चाहिए, लेकिन वो एक गेस्चर होना चाहिए, है ना? ये मुझे बताया था हमारे, मतलब जब टीचर्स डे था, मैं टीचर्स के पास गया, हर टीचर तो आईटी ओपीएस सर में ये क्या है? क्या लाया भाई? मैंने यार इतना बड़ा प्रोफेसर, मैं तो ऐसे मैं इसको क्या दूंगा ला, मैं मिठाई का डब्बा दूंगा, अच्छा नहीं लगता, क्या दे दूंगा आके? मतलब क्या लगे ये तुम्हारा दिखाता है कमिटमेंट कि हाँ तुमने कुछ सोचा था मेरे बारे में। तो मैं ऐसे आया और 2 शब्द बोल दिए, सर हैप्पी टीचर डे, तो तुमने पीछे क्या किया? तो मतलब एक मतलब तुमने कुछ सोचा ही नहीं, एक डायरी ले आओ, एक पेन ले आओ, है लोड लग रहा है, वो तुम्हारा कमिटमेंट दिखाता है, हाँ तुम्हें पहले से ही आता है। ऐसे 10 लोगों ने बोला, तुमने भी साथ में बोल दिया, है ना? हेलो, तुम कहाँ पहुंच गए? अच्छा, यही हो? नहीं आप घर पहुंच गई थी, सोच से पकौड़े कर ली थी, सोच रही आज आके फंस गई मैं, कसम ये दिला देगी मुझे। चलिए, तो ये हो गई यहाँ तक बात, ये आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ डायगोनल्स का जो सम होता है ना, वो क्या होता है? चलिए भैया, फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट लॉम्बस देख रहे हैं। नेक्स्ट फिगर्स जो है हमारे पास वो लॉम्बस है, ठीक है। लॉम्बस के बारे में बात कर रहे हैं। कितने फिगर्स हो गए थे हमारे? ये वाला हमारा फोर्थ था, पैरेललोग्राम फोर्थ क्वाड्रिलेटरल था ना, ठीक है। एक तो क्वाड्रिलेटरल था, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, फिर तीसरा ट्रेपेजियम था, चौथा पैरेललोग्राम था। अब ये कौन सा होगा? फिफ्थ होगा, ठीक है। तो हम लोग फिफ्थ देख रहे हैं, फिफ्थ की बात कर रहे हैं, तो ये रोम्बस है। अब रोम्बस बेसिकली पैरेललोग्राम ही है, तो पैरेललोग्राम के साथ इसकी अगेन मतलब यार यहां पर तो ये पहले से बोला था, अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल। इसके साथ इसने ऑल साइड इक्वल नहीं बोला, टू साइड ऑल जोड़ दिया, मतलब ऑल साइड इक्वल हो गया।
ठीक है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम जो है वो ऑल साइड इक्वल होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अपोजिट पेयर ऑफ साइड प्लस रोम्बस में क्या मेन पॉइंट ऐड हो जाता है कि सारी साइड इक्वल है। अब सारी साइड इक्वल है, शेप है इसमें रोम्बस का, इसको ये तो रेक्टेंगल है रोम्बस। अब बताइए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये साइड अगर आपके पास ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या बन रही है। अभी आपने पैरेललोग्राम सीखा थोड़ी देर पहले, पैरेललोग्राम में मैंने डायगोनल्स का एक फॉर्मूला दिया आपको, क्या दिया, d1 d2। तो आपको क्या बताया था, d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो पहली वाला जो ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, इसका मतलब है डायगोनल्स जो होते हैं वो होते हैं 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, है ना। ये हम लोगों ने रोम्बस से पढ़ा था, वहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डायगोनल जो होंगे बाइसेक्ट करेंगे, ये बात तो हमें पता ही था, एट 90 डिग्री। ये बात नई चीज आ गई इसमें, बाइसेक्ट तो पहले ही कर रहे थे, बट उनके बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा। तो ये यहीं पे दिखा देता हूँ मैं, ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। सर मैं तो नहीं मानता इस बात को। आइए, आप नहीं मानते ना, आपको ये चीज समझा देते हैं यहाँ पर, आप मान जाओगे। ये देखिए, तुम पीछे क्या कमेंट्री कर रहे हो बैठ के इतनी देर से, लगातार बोल रहे हो। ये जो दोस्त है तुम्हारे बगल में बैठे हुए हैं, जिन्होंने चश्मा मेरे कहने पे पहना है हर क्लास में, वो इतनी देर से बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा, बोलिए। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो अगर ये d1 था टोटल, तो ये d1/2 हो गया बाइसेक्ट होने के बाद, और ये भी क्या हो गया, d1/2। और ये वाली चीज भी बाइसेक्ट होने के बाद ये टोटल d2 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल d2 थी, तो ये क्या हो जाएगी, d2/2। तो ये भी कितनी हो जाएगी, d2/2। अब जैसा कि तुम जानते हो कि इसकी सारी साइड्स भी बराबर है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, a, ये भी a, ये भी a। अब कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, मान लो मैं ये वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ, किस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ, तो ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मतलब a का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो, ये 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये देखो इसके नीचे 2 है ना, ये d1/2। तो d1/2 इसकी जो लेंथ है उसका क्या होगा, स्क्वायर, और इधर ये वाली लेंथ देखो ये भी कितनी है, d2/2, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या आने वाला है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का 1/4। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही चीज तो आ रही है। यहाँ पे देखो डायगोनल के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा, इंटरनल सेटिंग इसलिए तुम्हें पता होनी जरूरी है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं सर, ये कैसे पता चला भाई, है तो ये पैरेललोग्राम फैमिली का ही मेंबर, तो पैरेललोग्राम के सारे फीचर्स तो थे ही थे, बट इसके साथ एक एडिशनल फीचर था इसके पास कि सारी साइड बराबर थी, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई है,
सर आज के बाद आज इतनी थ्योरी पढ़ा था, अगली क्लास में क्या करोगे? अगली क्लास में केवल क्वेश्चंस कराऊंगा। पहली 2 क्लास की थ्योरी के बाद अगली क्लास में केवल क्वेश्चंस कराऊंगा। 30 क्वेश्चन करा दूंगा सीधे सीधे, और जिसमें से 20 क्वेश्चन एग्जाम्स के होंगे। ठीक है, तो आई होप की ये बात सबको समझ में आ रही है। अरे बोलो, चले आगे। तो ये डायगोनल बाइसेक्ट वाली बात भी हो गई है। तो मेरा ये रोम्बस का डिस्कशन बस इतना था, जो भी पॉइंट आपको नहीं पता था। ठीक है, अब बताइए अगला कौन सा बनेगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या खास बात है? रेक्टेंगल भी एक पैलोग्राम है, उसके साथ क्या कहता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और वो सब एंगल्स कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री। इसका मतलब है पैलोग्राम्स क्या कहता था? पैलोग्राम कहता था अपोजिट एंगल इक्वल। मतलब वो दो एंगल्स की गारंटी देता था कि आपस में दो एंगल्स अपोजिट वाले बराबर है। और ये यहाँ पर एडिशनल बोलता है कि सारे एंगल्स बराबर है, और सारे एंगल्स बराबर है तो इसका मतलब है 360 डिवाइड बाई 4, तो 190 डिग्री ईच एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो वापस से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास ये बनेगा। तो ये था इसका पहला पॉइंट। अब हम लोग दूसरा पॉइंट डिकोड कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसके डायगोनल से रिलेटेड ही है, ये है। अब अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको दूसरे कलर से दिखा लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये डायगोनल है D1 और ये डायगोनल बनता है D2। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है तो D2 को देखिएगा, ये अगर A है तो ये भी A है, क्योंकि पैलोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, सेम। अगर ये B है तो ये भी क्या B है। अब अगर आप यहाँ पे D2 को लिखोगे तो D2 एक्चुअल में क्या है, D2 का स्क्वायर किसके बराबर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यहाँ से भी आप D1 देखोगे तो D1 जो है वो भी किसके बराबर आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक्चुअल में इनफैक्ट आप क्या बोल रहे हो, D1 किसके बराबर है, D2। तो डायगोनल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, डायगोनल आर इक्वल। और कोई सर पॉइंट है? हाँ, वही पैलोग्राम वाला पॉइंट। पैलोग्राम में तुमने क्या था, डायगोनल्स का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ किसका स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये वाली बात लागू होगी कि नहीं होगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अरे ये वाली बात करी है या नहीं करी है, अभी हमने 2 बार पढ़ चुके हैं भाई। ये तो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी है, पैलोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी आपकी। सर और कुछ है? और कुछ नहीं है भाई, खत्म काम। इधर आओ, कितने फिगर्स हो चुके हैं भाई, कितने फिगर्स हो गए क्वाड्रिलेटरल में, 6 हो गए। लास्ट फिगर देख रहे हैं, 7th फिगर, उसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर भी एक पैलोग्राम है, पैलोग्राम प्लस अब यहाँ पे ऑल साइड इक्वल प्लस ऑल एंगल्स इक्वल। ये तो कंडीशन मैंने किसके साथ ली थी, अरे ये वाली कंडीशन किसके साथ थी, रेक्टेंगल के साथ। और ये वाली कंडीशन किसके साथ थी, ये रोम्बस के साथ थी। इसका मतलब है एक पैलोग्राम के साथ रोम्बस और रेक्टेंगल की कंडीशन जोड़ दो, वो स्क्वायर की कंडीशन बन जाएगी। अच्छा जी, ये बात है, हाँ यही बात है। आ जाइए, तो अब यहाँ से अगर हम लोग एक स्क्वायर बनाएं तो ये एक स्क्वायर है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो दूसरे पॉइंट के लिए जाते हैं। इसमें केवल एक पॉइंट है जो मेन होता है, वो यही है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कोई डायगोनल है D1, तो यहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, ऑब्वियस है, यहाँ डायगोनल्स इक्वल
इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल थे या नहीं थे? हाँ, तो रेक्टेंगल ने बोला था आपको कि डायगोनल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर डायगोनल तो इक्वल होंगे। और रोम्बस ने तुमको क्या बोला था? डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये बात बोलेगी तुम्हें। तो इसके अंदर दोनों ही कंडीशन आएंगी कि मतलब डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे और डायगोनल एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। इसका मतलब है घूम फिर के बात ये है कि यहाँ पर D1 परपेंडिकुलर है D2 के और D1 इक्वल भी है D2 के, वो चीज बनता है स्क्वायर। लीजिए साहब, अगर ये बात तुम्हें पता चल गई है तो तीसरा पॉइंट और लगा लो। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास, आपने बोला था डायगोनल्स का सम, बोला था ये भी डी है ये भी डी है, तो तुमने कहा था डायगोनल का स्क्वायर का सम, ये क्या आएगा 2d स्क्वायर। और साथ में तुमने क्या बोला था? हाँ, तुमने बोला था ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी तो सारी साइड इक्वल होती है, लॉम्बस है ये तो ये वाला 2 इसको कैंसिल कर देगा तो d कम्स आउट टू बी हाउ मच? 2a स्क्वायर। तो यहाँ से अब डायगोनल इन टर्म्स ऑफ साइड क्या होगा? √2a। सब ये तो हम ऐसे ही निकाल लेते यहाँ से भी, हाँ निकाल सकते थे, ये a है ये a है पाइथागोरस से, लेकिन जो चीज तुमने सीखी है वो नहीं सीखी, इसलिए मैं उससे निकलवा रहा हूँ। डन है यहाँ तक? तो डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ साइड है, √2 का मतलब होता है 1.41, मतलब बड़ी बात है, डायगोनल बड़ा है। सर इतना सब कुछ याद कैसे रहेगा? हम तो भूल जाएंगे, इसमें क्या क्या हिसाब बनना है। हाँ, ये हमें पता है, आप भूल जाओगे। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो है नोट। वो नोट ये कहता है आपसे कि भाई आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में तो पता ही था। पैरेललोग्राम के बारे में क्या पता था कि ये साइड A है तो ये भी साइड A है, और ये साइड B है तो ये भी साइड क्या है? B है। तो पैरेललोग्राम के अंदर एक फैमिली थी जिसका नाम था रोम्बस। पैरेललोग्राम का एक बेटा था, उसका नाम था रोम्बस, और दूसरा बेटा था, उसका नाम था रेक्टेंगल। तो ऑब्वियस है पिताजी के सारे फीचर्स तो रोम्बस के अंदर थे और रेक्टेंगल के अंदर भी थे, लेकिन इन्होंने खुद की भी कुछ आइडेंटिटी बनाई दुनिया में आके। वो आइडेंटिटी थी क्या? साइड डायगोनल के रिगार्डिंग, साइड डायगोनल के रिगार्डिंग। देखो ध्यान से, रोम्बस कहता है कि डायगोनल परपेंडिकुलर है। वो क्या कहता है? डायगोनल परपेंडिकुलर है। यही तो बात हुई थी हमारी आपकी, डायगोनल्स को देते हुए हमें यही याद आता है सबसे पहले। डायगोनल अगर परपेंडिकुलर है तो साइड इक्वल होंगी, ठीक है? परपेंडिकुलर है तो साइड इक्वल होगी। अच्छा, रेक्टेंगल में नहीं, सुन लो, देखो तुम्हें हमेशा एक बात समझनी है, इक्वल लीड्स टू परपेंडिकुलर, लेकिन क्या? अब आप देखो रोम्बस में क्या चीज इक्वल होती है? साइड्स इक्वल होती है। तो साइड्स इक्वल होती है तो डायगोनल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? उसमें कैसे बोलोगे? देखो, जब साइड एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर, तो डायगोनल्स क्या होंगे? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसे आप लोग याद रखोगे इसको, फिर से बताओ यार, नहीं समझ में आ गई? कहते एक बार ही तो आगे हो गया, ठीक है?
इसका मतलब है अगर आपके साइड्स इक्वल है तो डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे, और साइड परपेंडिकुलर है तो डायगोनल्स इक्वल होंगे, है ना। तो ये बात तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर साइड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इसी वजह से जब तुम डायगोनल ड्रॉ करते हो वो एक दूसरे के क्या आते हैं, बराबर। D1 D2 एक दूसरे के क्या आते हैं, बराबर आते हैं। और यहाँ क्या हमने सीखा था, यहाँ हमने सीखा था कि साइड्स अगर इक्वल है, अगर ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, तो इनके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। D1 परपेंडिकुलर होगा D2 को। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए साहब यहाँ तक भी हो गया। तो ये सारी बातें खत्म हो गई। अब हमारा यहाँ से पॉलीगन का डिस्कशन है। ठीक है, पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन पे डायगोनल क्या होते हैं, है ना। तो पॉलीगन का डिस्कशन हमारे पास यहाँ से बच रहा है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लो, यही वाले क्वेश्चंस कर लो। या पॉलीगन पढ़ा दूं और क्लास एंड कर दूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पॉलीगन पढ़ा के साइड क्लास एंड कर दूं ना। चलो, उसके बाद अगली क्लास में मैं आपको सीधे 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 प्रीलिम्स के और 10 बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, चले, ये नोट कर लिया सब लोगों ने। क्या बात कर रहे थे हम लोग, पॉलीगन। तो पॉलीगन में एक पॉइंट तो हम लोगों ने देख ही लिया है। पहला पॉइंट क्या था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मैंने प्रूफ भी कराया था तुमको। अरे बोलो भाई, हमेशा क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अरे हाँ ना तो बोलो। इसको नोट कर लेना। इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा एक बात और है, जब कभी भी आप पॉलीगन की बात करते हो तो पॉलीगन के दो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ध्यान से सुनना। अगर आपने इस टाइप से कोई एक पॉलीगन बना दिया, जरूरी नहीं कि इसकी सारी साइड बराबर हो, मैं रेगुलर की बात नहीं कर रहा, ये 2 साइड अलग है, ये 3 साइड अलग है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, और मैं एक पॉलीगन ऐसा बना रहा हूं। अब आप इस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल चेक करो, ये 180 डिग्री से ज्यादा है या कम है, ज्यादा। तो यहाँ पर जब भी कोई भी एक एटलीस्ट एंगल इससे ज्यादा हो तो वो कॉनकेव पॉलीगन बनेगा। वो क्या बनेगा, कॉनकेव पॉलीगन बनेगा, है ना। तो अगेन इसके अंदर आप चेक कर लो सारे एंगल किससे कम है ना। तो 180 डिग्री से कम है। अभी इंटरव्यू में हाल फिलहाल में मैंने पीओ का इंटरव्यू कंडक्ट किए थे, तो उसमें उनके इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ऐसे ही पूछ लिया किसी ने, जाएगा पता होना चाहिए। सिलेबस में नहीं पूछा जाता ज्यादा कॉनकेव, लेकिन बेसिक चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है। ठीक है, अब वापस से अगर हम लोग कॉनकेव पॉलीगन की बात करते हैं तो इसकी स्टडी हमने ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन कॉन्वेक्स के बारे में सारा हमारा डिस्कशन होगा। 95% डिस्कशन किसके बारे में होगा, कॉन्वेक्स के बारे में होगा। ठीक है, और बाकी 5% कॉन्केव की देख रहे हैं। तो इस 5% में इसकी डेफिनेशन आ गई। अब हम लोग और आगे चलेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा,
हमारे पास मतलब अब तीसरा पॉइंट हमारे पास बन गया पॉलीगन। पॉलीगन में साहब आपने अभी भी बोला कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में भी अब हम बात कर रहे हैं रेगुलर की। किसकी बात कर रहे हैं? रेगुलर की। अब रेगुलर क्या है? रेगुलर जब भी हम लोग बोलते हैं कि कोई भी पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है, तो उसको हम लोग उसकी डेफिनेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई बताएगा रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं? है ना, ईच साइड एंड ईच एंगल्स आर इक्वल। सर क्या? हाँ देखो भैया, आपकी रोम्बस, रोम्बस क्या पॉलीगन है? नहीं, रोम्बस में क्या है, आपके सारी साइड्स इक्वल है लेकिन सारे एंगल्स इक्वल है क्या? इसी तरीके से अपोजिट एंगल इक्वल है लेकिन सारे एंगल्स। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या एक पॉलीगन है क्या? रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है? उसमें सारे एंगल्स तो इक्वल हैं बट सारी साइड्स इक्वल नहीं। तो स्क्वायर जो है वो आपका रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, उसमें सारी साइड्स भी इक्वल है और सारे एंगल्स भी इक्वल है 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये डेफिनेशन है हमें। साहब अभी अभी आपने बोला रेगुलर पॉलीगन, इसका मतलब है क्या मैं ये सारे इंटीरियर एंगल बांट दूं? हाँ, अगर तुम्हें हर एक एंगल, तुम्हें हर साइड का अगर वो रेगुलर है, हेलो, वो क्या है? रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो यही होगा और सारे एंगल इक्वल होंगे। तो एन साइड के लिए ईच साइड कितना एंगल रखेगी? तो ईच एंगल इन रेगुलर पॉलीगन, टोटल को किससे डिवाइड कर दो? एन से। तो n -2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। अरे भाई अगर मान लो 5 साइड है तो आप 5 - 2 इंटू 180 लिखने जा रहे थे, उसको डिवाइड कर दो 5 से तो सबका एंगल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल, अगर रेगुलर ट्रायंगल बनाओगे तो ऑब्वियस है तुम्हें 60 60 60 मिलने वाला है, 180 को बांट दोगे तीनों में। ठीक है, ठीक है, डन। चले जाओ आगे। तो यहां तक की भी बात हो गई सर, आगे चल सकते हैं क्या साहब? आगे चल सकते हैं। अच्छा, मेन फर्क क्या है कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन में? ट्रेवर्सिंग का मेन फर्क है। देखो, तुम कॉन्वेक्स पॉलीगन को सुनना ध्यान से, इस बात को सुनना, जब तुम कॉन्वेक्स पॉलीगन को तुम क्या कर सकते हो? ट्रेवर्स कर सकते हो। देखो कैसे ट्रेवर्स कर सकते हो? ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ये तुमने किस डायरेक्शन में ट्रेवर्स किया है? अरे क्लॉकवाइज, और तुम एंटी क्लॉकवाइज में ट्रेवर्स कर सकते हो। तो जो कॉन्वेक्स और पॉलीगन होता है वो या तो तुम क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर सकते हो, लेकिन कॉन्केव में ऐसा नहीं है, तुम ट्रेवर्स ही नहीं कर पाओगे किसी फिक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इसका एंगल ऐसा आता है। तुम ट्रेवर्स करके देखो, इसमें यहाँ ट्रेवर्स करो, यहाँ, अब यहाँ इधर हो जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसमें कोई फिक्स्ड वो नहीं है, एनालिसिस नहीं है, इसीलिए इसकी थ्योरी भी हमसे एग्जाम में वही पूछी जाती है। ठीक है, तो कॉन्केव में फिक्स्ड ट्रेवर्सिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स में फिक्स्ड ट्रेवर्सिंग है, पूरा क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर सकते हो ईच साइड को। ठीक है, उसको ट्रेवर्स करके देखो, तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्लॉकवाइज का कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आने के लिए अभी है? तो यहाँ पर अब सर ये ट्रेवर्सिंग कहाँ से आ गई? क्योंकि अब ट्रेवर्सिंग से ही हम एक्सटर्नल एंगल के पास जाएंगे, इंटरनल से किसके पास जाएंगे? एक्सटर्नल। तो अब आइए साहब आगे इसको बढ़ा सकते हैं एक स्टेप और, तो फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम मना भी कर देंगे तब भी तो तुम बढ़ाओगी, तो हम मना क्यों करेंगे? तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में कल में कोई ऐसे उनको कुछ पढ़ा रहा था, अपनी लोगों का जो शाम वाला मैच है उसमें सब बच्चे बैठे, कोई शाम का टाइम था जाने का, तो मैंने उनको बोला कि यार अपोलिनियस थ्योरम ऐसे काम करती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अपोलिनियस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के समय जब हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो जो मीडियन ड्रॉ होता है
उसकी जो लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। मैंने कहा चलो इसको प्रूव करा दे, सब बच्चे कह नहीं, मैंने कहा चलो करा के, सबने मना कर दिया। 20 बच्चे करीब बैठे होते शाम बैच में बैंक एजेंसी में, उसमें सबने मना किया नहीं साहब हमें हाफ प्रूफ नहीं करना है, हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। मैंने कहा नहीं देखो ये ऐसे होता है। फिर एक बच्चा पीछे गया था, सब पूछा क्यों था, मैंने कहा देखो ये तुम्हें अपोलोनियस थ्योरम ही लगा रहा है, तो जो लॉजिकल चीज है उसको प्रूव करना इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई लॉजिक है। बाकी हम 10 12 वो वैसे नहीं करेंगे 9 7 8 9 की तरीके हम हर एक थ्योरम प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पे मेन पॉइंट हमारा चल रहा है, मान लीजिए हमने एक शेप ले ली इसकी, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, पेंटागन। फिर बोलो भाई तुमने कसमें क्या कही थी, कितने ट्रायंगल बना सकते हैं एक वर्टेक्स से, 1 2 कितने बनेंगे, 2 बनेंगे 3 बनेंगे, अरे इसको पकड़ो 1 2 3, तो 3 3 कितने बन जाएंगे, 180 180 180। देखो गिनती नहीं आ रही है, 18 की टेबल आ रही है, कितना बनेगा 18 3 सा 540। और इसी चीज को मैंने अगर तुम्हें ऐसे बता दिया था तो तुम्हें तकलीफ होगी थी क्या, 5 - 2 × 180, तो इससे भी क्या बैठेगा बोलो 540। सर ये तो पहला पॉइंट था आज जो आपने बताया, हाँ साहब ये पहला पॉइंट था। फिर मैंने कहा क्योंकि इसकी सारी साइड बराबर है, तुम ए तुम ए तुम ए तुम ए तुम ए, तो तुम्हारे सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, तो क्योंकि तुम रेगुलर हो, तुम क्या हो रेगुलर हो, तो इसका मतलब 540 को मैं किससे डिवाइड करूंगा 5 से, अरे तो ईच एंगल कितना आएगा 108। अरे बोलो साहब मैं बोलूंगा नहीं, मैं चुप रहूंगा, ठीक है। तो ये है सेकेंड पॉइंट। अब नेक्स्ट जो अगला पॉइंट जो हमें ध्यान होना चाहिए वो अगला पॉइंट ये है कि साहब तुम कौन हो, मैं तो 108 हूँ, तुम कौन हो, मैं भी 108 हूँ। तो इस तरीके से तुम जब ये सारे 108 देखोगे, ये सब 108 है, ये सब 108 है, ये सब 108 है। सर कहना क्या चाहते हो, मैं कहना भाई ये चाहता हूं कि जब तुम इसको ट्रेवर्स करोगे आगे की तरफ तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 72 डिग्री। अरे हाँ या ना, ट्रेवर्स देखो मैं कई बार गलत कर जाता हूँ, तुम संभाले रहना। ये देखो ये कितना बचेगा, इसी तरीके से जब मैं इधर से इधर ट्रेवर्स करूंगा तो ये कितना बचेगा 72 डिग्री, और फिर मैं ऐसे ही ट्रेवर्स करूंगा ये भी कितना होगा 72 डिग्री। हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल, ये कितना बैठेगा, तो अब तुम देखो इसका ईच इंटीरियर एंगल कितना बैठ रहा है 72 डिग्री। अरे हाँ या ना, और मजे की बात देखो तुम 72 को अगर तुम 5 से 5 ऐसे एंगल एक्सटीरियर इनको सम करोगे तो 360 डिग्री आता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब तुम यहां से कि जो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट आया वो क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सर क्या कहना चाह रहे हो, आर ऑलवेज 360 डिग्री, अगर वो रेगुलर है या नहीं है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, रेगुलर है तब भी 360, रेगुलर नहीं है तब भी वो क्या है 360। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 डिग्री होता है किसमें, किसी भी पॉलीगन में। क्या ये समझ पा रहे हो बोलो। तो ये पॉइंट हमें समझ, इसको मैं और भी प्रूव कर सकता हूं जनरलाइज करके, ठीक है। तो आई होप की बात सबको समझ में आ रही है, समझ पा रहे हो कि पहले पढ़े हो, पहले पढ़े हो हुआ, या जान चली जा रही है, या मुर्गे की जान चली गई और खाने वाले को मजा नहीं आया। अरे बात समझ नहीं आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब इसमें एक पॉइंट बचता है नंबर ऑफ डायगोनल्स कि कितने डायगोनल्स बन सकते हैं। तो डायगोनल्स बना के देखिए यहीं पर, डायगोनल्स कितने बन सकते हैं। तो चलो इसमें चौथा पॉइंट है कि कितने डायगोनल्स में बना सकते हैं। चले आगे, तो यहाँ पर इसका फिफ्थ पॉइंट आ गया, फिफ्थ था ना कोई किसी में, हाँ। तो यहाँ पर मैं फिफ्थ पॉइंट कहता हूँ नंबर ऑफ डायगोनल। इसमें डायगोनल्स देखो,
तुम एक वर्टेक्स पकड़ लो, हेलो, एक वर्टेक्स पकड़ लो, डायगोनल खींचो मैडम, जरा 1 2, ठीक है ना डायगोनल्स, हेलो, हंस रहे हो? ये कितने डायगोनल्स खींचे मैंने? साहब कितने डायगोनल में खींच पा रहा हूँ? 2। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? हेलो, इसे ऐसे ही कैट में कुछ बच्चे जिनका मैं हमेशा फोन ले लेता हूँ पहले ही क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है? अब आ जाओ भाई मेरे, तुमने एक बात तो सीख लिया ना कि कितने वर्टेक्स, तुम्हारे कितने डायगोनल्स बने हैं और ऐसी कितनी वर्टेक्स हैं? n। तो इतने नंबर ऑफ क्या बनेंगे? डायगोनल्स। लेकिन हो क्या रहा है, जब तुमने a से काउंट किया इस वाले वर्टेक्स को, तो तुमने b से एक बार इसको भी काउंट कर लिया, तो डबल काउंटिंग हो रही है। एक बार तुमने a से काउंट किया तो a भी काउंट किया, जब b पे पहुंचे तो b फिर से काउंट कर लिया। तो ये डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए क्या कर रहे हो? डिवाइड बाय 2। तो इसका ये फॉर्मूला बनता है n-3 डिवाइडेड बाय 2। ये सब क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन इसमें ऑब्वियस है, ये कैट में इसको एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड पूछता है, ठीक है? वो तुम सोचना अपने मन से कि कैसे बनेंगे। तुम्हारा वाला पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाता है बैंक एसएससी का, क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पे होल्ड करेंगे। अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें 30 क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ तक जितने भी है। हेलो, किससे? लाइन्स एंड एंगल से, ट्रायंगल से और पॉलीगन से और क्वाड्रिलेटरल से 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से 20 एग्जाम क्वेश्चंस होंगे और बाकी